Hello students, welcome to our institute Sri Swaminarayan Institute of Technology। तो आज आप लोगों का पहला दिन है हमारे लेक्चर एनवायरमेंटल साइंस के अंदर। मेरा नाम प्रोफेसर ऋषि पंड्या है। एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। होप आप लोग अपने घर पे सेफ होंगे। अभी जैसे ही ये सब शेड्यूलिंग हमारा सेफ हो जाएगा, हम लोग रूबरू मुलाकात कर पाएंगे इस शेड्यूल के अंदर। तो चलो बात करते हैं एनवायरमेंटल साइंस के बारे में। अब जो एनवायरमेंटल साइंस है मतलब कि पर्यावरणिक विज्ञान, वो आप लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे अपने पास्ट के सब्जेक्ट्स में पढ़ के आए होंगे, है ना। आप लोगों ने 12th साइंस तक कहीं ना कहीं इस सब चीजों का अध्ययन और अभ्यास किया ही होगा। तो पहले तो इंजीनियरिंग में जब आप एडमिशन ले रहे हो तो हमें एनवायरनमेंट समझने क्यों अनिवार्य रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। होप मोस्ट आपने ये जो भी फिगर देखी है उसी से आपका काफी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। जितनी भी चीज आपको दिख रही है यहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। जैसे कि ये विंड मिल हो गई, हाउसेज हो गए, रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल जोन हो गया, ये सब चीज इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। और एनवायरमेंट मतलब क्या है कि हमारे आसपास जो भी नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करने वाली जितनी भी चीज है उसको हम पर्यावरण कहेंगे या फिर एनवायरमेंट कहेंगे। और उसको समझने वाली जो थियरी है उसको हम एनवायरमेंटल साइंस कहते हैं। क्लियर? हमारे आसपास जो भी चीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रही है, वो हो हवा, पानी, जल या फिर सूर्य प्रकाश, कोई भी चीज हमारे जो जीवन के रोजिंदा जीवन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, वो सब एनवायरमेंट से कनेक्टेड है। वो सब हमारे सराउंडिंग का एनवायरमेंट है। और उसको समझने के लिए हमें जो थियरी का यूज करना पड़ेगा उसको हम एनवायरमेंटल साइंस कहेंगे। क्लियर हुआ है आपका सब्जेक्ट टॉपिक? अब जीपीयू के अंदर हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसको क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किया है ये सब्जेक्ट। आज के लेक्चर का मेरा मोटिव है आप लोगों को सिलेबस और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन जैसे अभी हमने डिस्कस किया एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, वो समझाने का है। सब्जेक्ट कोड जीपीयू ने रखा है इसका 3110007। क्लियर? फर्स्ट सेम में आएगा ये सब्जेक्ट आप लोगों को। एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट रखने का रीजन ये है, आप कोई भी ब्रांच ले लो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, पीसी, ऑटोमोबाइल, एनी ऑफ द ब्रांच। मैं तो बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग को छोड़ के आप किसी और ब्रांच को पकड़ लो, मेडिकल ले लो, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो या फिर साइंस ले लो। सभी ब्रांच है, उसकी मदर ब्रांच अगर किसी को माना जाता है फिर एनवायरमेंटल साइंस है। हर एक चीज कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से बिलोंग करती है। हमें पर्यावरण का ध्यान रख के ही किसी चीज के ऊपर काम करना रहता है। फिर वो आर्ट्स वाली चीज हो या फिर क्या कहते हैं कॉमर्स हो या फिर साइंस हो। अब एक चीज मैं आपको समझाऊं, आर्ट्स कैसे। अब कोई भी आर्ट है मेरा, अब मान ले चलो मेरे अंदर एक टैलेंट है कि मैं अच्छे से ड्राइंग कर सकता हूँ, तो मुझे ड्राइंग ऐसे करने हैं कि कम से कम मैं कलर का यूज करूँ, कम से कम मैं पेपर यूज करूँ। ये सब चीज क्या एनवायरमेंट में से प्राप्त होती है, तो वो सब चीजों का मैं कम यूज कर पाऊँ, ऐसे कोई मेरे को कल्चर या फिर डिजाइन बनाने रहती है। कॉमर्स की बात करूँ, अगर मैं किसी भी चीज का कैलकुलेट क्या कहते हैं हम इकोनॉमी डिसाइड करते हैं, किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी भी चीज को लेने के लिए, लोन लेने के लिए या फिर कहीं भी जो भी इकोनॉमी डिसाइड करते हैं उसके अंदर एनवायरमेंट को खास ध्यान रखते हैं।
मतलब कि कोई चीज ऐसी है जो एनवायरमेंट को हार्म करके सस्ते में मिल रहा है तो वो मैं चीज स्किप कर दूंगा, एनवायरमेंट पहले मैं फोकस करूँ। वैसे ही साइंस के अंदर बात करूँ तो साइंस की जितनी भी चीज है, अभी हम इंजीनियरिंग की ही बात कर ले, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग ले लो, जैसे कंक्रीट है वो बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो हम डे बाय डे ऐसा कंक्रीट बनाने का ट्राई कर रहे हैं कि वो लेस पोल्यूटेड हो, एनवायरमेंट को लेस हार्म पहुंचाए। क्लियर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत यूज कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल ये सब जो हवा को बहुत दूषित करने में लगा रहता है, तो उसके लिए हमने सोलर एनर्जी से चलने वाली या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलने वाली व्हीकल्स वगैरह को इन्वेंट किया है। वैसे ही कंप्यूटर ब्रांच की बात करूँ तो कंप्यूटर ब्रांच में पहले आपने देखा था जब सबसे पहला कंप्यूटर फाइंड किया हुआ था चार्ल्स बेबेज ने, तो उसकी जो क्या कहते हैं कंप्यूटर की साइज थी वो पूरे रूम जैसी थी, ऐसा डिस्क्राइब किया हुआ। ठीक, आज वही कंप्यूटर हमें अपने लैब पे मिल रहा है, हम अपने लैब पे रख के उसको यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लैपटॉप कहते हैं। राइट, मतलब साइज बहुत ही कम कर दिए। ऑब्वियसली साइज कम हो गई है तो उसके अंदर जो पार्ट्स यूज हो रहे होंगे उसकी भी साइज रिड्यूस की। तो जो हम पहले ज्यादा मात्रा में पार्ट्स यूज करते थे, बिल्ड तो क्या कहते हैं मटेरियल यूज करते थे, वो आज हमने डे बाय डे डिक्रीज कर दिया। आज एक बेंगलोर है जिसको हम कंप्यूटर हब भी कहते हैं, आईटी हब भी कहते हैं, वहां पे एक टाइम ऐसा आ गया था कि वहां पे इतना पॉल्यूशन होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक वेस्ट, तो वहां पे उसको सॉल्यूशन करना हमें अनिवार्य पड़ गया था। एक टाइम ऐसा आ गया तो लोगों ने उसका सॉल्यूशन निकाला, पार्ट्स को एकदम छोटे से छोटा कर दिया। आज यही कंप्यूटर हम अपने हाथ की रिस्ट पे भी पहन सकते हैं, एज अ रिस्ट वॉच भी पहन सकते हैं कंप्यूटर। राइट, तो ये हम डे बाय डे कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करते हैं हमारे नॉलेज के अंदर, हमारे क्या कहते हैं साइंस के अंदर, कि वो कहीं ना कहीं अपने एनवायरमेंट को हार्म ना करें। क्लियर। इसके कारण हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य रहता है, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग या कोई भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की ब्रांच हो या फिर कोई भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की ब्रांच हो, हमें एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना कंपल्सरी रहता है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि अब ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो हमारे सिलेबस के अंदर क्या रहेगा जीपीयू का। ठीक है, लेट्स गो टेक अ लुक फॉर द सिलेबस। तो आप लोग यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है हमारा जीपीयू का सिलेबस। आप जीपीयू की वेबसाइट के ऊपर जाके ये सिलेबस फर्स्ट सेम का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो टाइप ऑफ कोर्स में आपको दिख रहा है इट इज अ मैंडेटरी कोर्स। क्यों मैंडेटरी है मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया। पहले से आपको क्या जरूरी होना चाहिए, प्री रिक्विजिट्स, तो इंटरेस्ट इन द नेचुरल सिस्टम सस्टेनिंग द लाइफ ऑन द अर्थ। आप लोगों को बस इंटरेस्ट की जरूरत है ये सब्जेक्ट को समझने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको नेचुरल सिस्टम और एनवायरमेंट के अंदर इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती है। बाकी आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टफ सब्जेक्ट नहीं है। रोजिंदा जीवन में यूज होने वाली चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एनवायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करते हैं टीचिंग स्कीम की, जो आप लोगों को समझना जरूरी चलेगा। ठीक है, अब एग्जाम की बात करूं तो टोटल 100 मार्क्स में से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं जीटीओ में, जिसमें 70 मार्क्स आपके यहाँ पे लगने वाले हैं जो आप एक्सटर्नल एग्जाम देने वाले हो उसमें, और 30 मार्क्स आपके मिड टर्म की एग्जाम जो इंस्टीट्यूट लेने वाले उसमें से होंगे। मतलब 70 + 30 विल इक्वल टू 100। ऐसे आपको 100 में से मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कंटेंट की और उसके परसेंटेज ऑफ वेटेज की। जो 70 मार्क का और 30 मार्क का मिड टर्म का पेपर आएगा उसका वेटेज किस हिसाब से रहने वाला है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कौन से सिलेबस के अंदर कंटेंट आने वाले हैं वो उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द एनवायरमेंट। आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन टू द एनवायरमेंट, जिसका टोटल वेटेज 100 वेटेज में से 8% वेटेज रहेगा। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या पढ़ोगे, तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो डेफिनेशन,
प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, जो भी उसके स्कोप रहेंगे वो, इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑन एनवायरमेंट, आज की जो करंट नई टेक्नोलॉजी उसको एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रही है वो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब एनवायरमेंट को क्या हार्म हो रहा है अभी उसके बारे में, और इम्पोर्टेंस फॉर द डिफरेंस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। अब इसका डिफरेंट इम्पोर्टेंस हम लोग देखेंगे, जो अलग अलग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है उसके ऊपर इसका क्या इम्पोर्टेंस रहता है एनवायरमेंटल साइंस का। तो ये तो होगा आपका फर्स्ट चैप्टर। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम रहेगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो टॉपिक है वो टोटली बेस्ड ऑन द जो भी हम लोग एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसके ऊपर ही पूरा डिपेंड रहता है। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स और कंटेंट ऐसे हैं जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, और कौन कौन से नेचर के जो कहते हैं कि इंग्रेडिएंट्स है जिसको हम लोग हार्म पहुंचाते हैं। तो जैसे कि हो गया वाटर पॉल्यूशन, हम पहले तो वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आएगा आपका एयर पॉल्यूशन, देन आएगा नॉइज पॉल्यूशन, देन सॉलिड वेस्ट, उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट, एंड उसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन में आपको वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स समझ आएंगे, सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कहाँ से वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, किस किस टाइप के वाटर पॉल्यूशन होते हैं वो भी हम समझेंगे, एंड इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मतलब जो पॉल्यूटेंट है वाटर पॉल्यूटेंट उससे क्या इफेक्ट आने पहुंचेगी और नुकसान पहुंचेगा एनवायरमेंट को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आएगा हमारा एयर पॉल्यूशन वाला चैप्टर। एयर पॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हम कंपोजिशन ऑफ एयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फियर, जो हमको पता है स्ट्रेटोस्फीयर, लिथोस्फीयर, वो सब हमारे जो स्फीयर्स है डिफरेंट डिफरेंट उसके बारे में, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब एयर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, किस किस टाइप के एयर पॉल्यूशन होते हैं उसके बारे में समझेंगे, सोर्सेस ऑफ कॉमन एयर पॉल्यूटेंट लाइक पीएम, SO2, NOx, ऑटो एग्जॉस्ट के बारे में समझेंगे, एंड इफेक्ट्स ऑफ कॉमन एयर पॉल्यूटेंट, जो नॉर्मल पॉल्यूटेंट है उसकी क्या इफेक्ट आएगी उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर होगा नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर, जिसमें हम नॉइज पॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन समझेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड नॉइज उसके बारे में समझेंगे। अब नॉइज को मेजर कैसे करेंगे उसके बारे में भी समझेंगे, नॉइज मेजरमेंट थ्रू, एंड द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, वो भी हमें इसके अंदर कवर करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सॉलिड वेस्ट के बारे में। तो सॉलिड वेस्ट कहाँ से जनरेट होता है, उसको कैसे डिस्पोजल करेंगे, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो सब हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आता है बायोमेडिकल वेस्ट वाला चैप्टर, जिसमें सेम बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ से जनरेट होता है, उसको डिस्पोजल सिस्टम कैसी होती है, और वो वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए कैसा मैनेजमेंट करना पड़ेगा उसके बारे में समझेंगे। और देन आफ्टर इन लास्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वर्ड से एनकाउंटर कराया था आपको बेंगलोर की टर्म के साथ, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कैसे जनरेट होता है ये सब हम पढ़ेंगे, और उसका सेम मैनेजमेंट प्रोसेस डिस्पोजल करने का वो भी हमको कवर करना है, ये चैप्टर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के अंदर। अब इसके अंदर ऑब्वियसली चैप्टर ज्यादा है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में, तो उसका वेटेज भी ज्यादा रहता है। आप देख सकते हो 44% ऑफ द वेटेज है टोटल सिलेबस का, 44% एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के अंदर से वो लोग जीपीटी के एग्जाम में पूछने वाले हैं। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड फेज के अंदर आएगा हमारा ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज। ग्लोबली एनवायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स है, इश्यू है, उसके बारे में बात करने वाले, जिसका टोटल वेटेज है 24% जितना, जिसके अंदर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज कंडीशन, ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, डेप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, कार्बन फुटप्रिंट, CDM मतलब क्लीनर डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एंड द इंटरनेशनल स्टेप फॉर मिटिगेटिंग ग्लोबल चेंज।
इंटरनेशनल स्टेप फॉर मिटिगेटिंग ग्लोबल चेंज, मतलब जो पर्यावरण को नुकसान कर रहा है उसके लिए हमें जो अंतरराष्ट्रीय क्या अगले मतलब स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्यादातर चीज जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, कार्बन फुटप्रिंट, ये सब आप पहले भी 12th साइंस के पहले भी आप काफी बार पढ़ चुके हो, तो ऑब्वियसली आपको ये सब तो आने ही वाला है। बस फर्क इतना रहेगा कि काफी लोग जो गुजराती मीडियम में थे उनको अभी डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम में ये सब चीज आ जाएगी, इंग्लिश में आ जाएगी, तो वहाँ पे थोड़ा उनको गुजराती में से इंग्लिश में कन्वर्ट करने में डिफिकल्टी रहेगी। तो मैं आगे जाके लेक्चर में इसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आप लोग को क्या करना है आपका इंग्लिश इंप्रूव करने। अब जितने भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होंगे, अब जैसे कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसमें तो चलो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, तो जितने भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें हमें प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, प्रॉपर कंटेंट हमको बनाना पड़ेगा। जो हम ज्यादातर लोगों को गुजराती में सब पता होता है, एनवायरमेंटल साइंस आप पूरा पढ़ के आए, आपको सब पता होगा, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एवरीथिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, राइट, सब पता है आपको। तो दिक्कत कहाँ पे आती है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं तो आप लोग ज्यादातर क्या करोगे कि जितनी भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश में आप पढ़ रहे हो, तुरंत आप उसको गूगल से फाइंड कर लीजिए उसी टाइम, उसे नोट डाउन कर दीजिए, या फिर आपके पास बुक है उसके अंदर इंग्लिश वर्ड है तो उसके नीचे लाइन करके ऊपर गुजराती मीनिंग देखिए, तो क्या होगा कि आप बार बार वो चीज पढ़ोगे तो आपको गुजराती याद रह जाएगा। प्लस आपने काफी बार सुना होगा, काफी लोग कहते हैं कि जो भी हम मूवीज देखते हैं, इंग्लिश मूवीज देखते हैं, उसको सबटाइटल के साथ देखो, ठीक है, भले वो हिंदी डबिंग हो फिर भी आप उसको सबटाइटल के साथ देख सकते हो। आजकल तो लॉकडाउन के कारण वेब सीरीज और ऑनलाइन कंटेंट का माहौल बहुत बढ़ चुका है, हर एक आप सब अपने घर पे बैठे बैठे कुछ ना कुछ चीज देख रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब कोई भी चीज देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, तो साथ में आपका इंग्लिश का सबटाइटल ऑन कर दीजिए। उससे क्या होगा तो आपको इंग्लिश का मीनिंग पता चल जाएगा बार बार, तो कोई भी हिंदी वर्ड बोल रहा है नीचे इंग्लिश लिख रहे हैं तो आपको इंग्लिश आपसे उसका पक्का होता जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश गाने सुन सकते हो, उससे भी आपका इंग्लिश काफी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। तो ये सब की मेरी ट्रिक्स इंग्लिश अंडरस्टैंड करने के लिए वो आप लोगों को भी काम आ जाए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ मॉड्यूल की ओर, जो रहेगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग एंड स्मार्ट सिटीज, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे एनवायरमेंट साइंस की बात कर रहे हैं, तो साथ में हमें जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रीन बिल्डिंग एंड स्मार्ट सिटीज का, वो हम अप्लाई कर सकते हैं कम से कम, क्योंकि ज्यादातर अभी पॉल्यूशन का रीजन क्या है, एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड दूसरा है हमारा सीमेंट, राइट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए। और आपको मैं एक बात बता दूं, आई एम ऑल्सो सिविल इंजीनियर, आई परस्यूड मास्टर डिग्री इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, राइट। तो मेरे को एक चीज आपको मैं साथ में शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारा कंक्रीट होता है वो 1 kg ऑफ सीमेंट, कंक्रीट आप जब बना दो तो उसके अंदर 1 kg ऑफ सीमेंट होता है, वो 1 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो आप आजू बाजू देख लो, टन्स में होता है, कंक्रीट यूज करते टन में बनाते हो, सीमेंट टन में यूज होता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, तो टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी विल प्रोड्यूस थ्रू द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो वो हमें ओवरकम कैसे करेंगे, तो हमें उसके लिए ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट और स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट समझना रहता है। तो उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम ग्रीन बिल्डिंग का इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उसके क्या फायदे रहेंगे, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग एंड एग्जांपल ऑफ ग्रीन बिल्डिंग के बारे में समझेंगे कि पूरे गुजरात इंडिया में कहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग हमने देखी है। और उसके बाद हम स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। ज्यादातर आपको ये डिटेल में, आप जब आगे सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो आपको सिविल के अंदर ये सब ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना आएगा चीज, बट ये मेजर फैक्टर है कंक्रीट जो बहुत ज्यादा मात्रा में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, इसलिए उन्होंने सिलेबस में इसको रखा है। उसके बाद लास्ट में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ 4R। अब 4R क्या है, वो कॉन्सेप्ट है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिक्रिएट का, ठीक है। 4R है रिड्यूस पहला R, रीयूज दूसरा R, रिसाइकल तीसरा और रिक्रिएट चौथा R, ठीक है।
चारों को कंबाइन करके उन्होंने 4R का कॉन्सेप्ट हमको दिया है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। जहाँ पे हमने ग्रीन बिल्डिंग और स्मार्ट सिटी का वेटेज 16% रखा है, वैसे ही वहां पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ 4R का वेटेज है 8%। क्लियर? वेटेज में आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपका जो पूरा चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से टॉपिक पूछने की संभावना है, ठीक है, कौन से मॉड्यूल में से ज्यादा पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन 44, ग्लोबल वार्मिंग 24 एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग 16% सबसे ज्यादा वेटेज है। उसके बाद कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ 4R और इंट्रोडक्शन। क्लियर? उस हिसाब से आपको आगे जाके स्टडी करना है, मैं भी ध्यान रखूंगा, उस हिसाब से आपको इंपोर्टेंट नोट्स बनाऊंगा। अब यहाँ पे आपको कुछ रेफरेंस बुक्स दिए, आप चाहे तो ऑनलाइन देख सकते हो सिलेबस के अंदर, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ ट्यूटोरियल। टोटल 11 टॉपिक हमारे पास है, यहाँ पे हमने डिस्कस किए 5 मॉड्यूल 11 टॉपिक, ठीक है। हर एक के ऊपर एक हमारा ट्यूटोरियल रहेगा। पहला तो है हमारा इंट्रोडक्शन टू द एनवायरमेंट, उसके बाद आता है वाटर पॉल्यूशन, उसके बाद आता है एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट के ऊपर आएगा, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी एंड लास्ट में 4R। टोटल 11 आपको असाइनमेंट सबमिट करवाने रहेंगे पूरे सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इस टाइप के ट्यूटोरियल्स आपको मैं दूंगा कि वो ज्यादा चांसेस रहते हैं जीक्यू के अंदर पूछने। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मैं निकालूंगा, फिर आपको मैं वो ट्यूटोरियल में दूंगा, और वही ट्यूटोरियल आप करोगे तो 99% चांसेस है आप ये सब्जेक्ट इजीली क्लियर कर जाओगे, ओके। और आपको पूरा टॉपिक भी समझ में आएगा। ये है हमारा पूरा प्लानिंग होल सेमेस्टर का। होप आप लोग एंजॉय करोगे ये सब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट में मिलेंगे फर्स्ट चैप्टर के साथ, जो हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो अगेन थैंक यू टू वॉच द वीडियो एंड वेलकम टू अवर इंस्टीट्यूट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।